नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 देश का एक ऐसा कानून है जो कि भारत के अंदर संपत्तियों के ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। ये कानून के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। कानून ऐसे हस्तांतरणों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है और दोनों पक्षों के अधिकारों और देनदारियों का प्रावधान करता है। संपत्ति हस्तांतरण बिक्री, उपहार, बंधक या पट्टे के रूप में हो सकता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ नरेंद्र बिष्ट जी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो नरेंद्र जी आपको जानकारी देंगे और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है 01206127 और दूसरा नंबर हमारा है 01206127 इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी हुई आप कानूनी जानकारी ले सकते हैं। नरेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए और नरेंद्र जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों लाया गया? देखिए, एक चीज को रेगुलेट करने के लिए कानून का बनना जरूरी होता है। किसने प्रॉपर्टी खरीदी, पहले प्रॉपर्टी है कहाँ पे, पहले किसके नाम से थी, तो इन सबको एक अपना एक नोमेनक्लेचर में लाने के लिए, इंडेक्स पे लाने के लिए एक्ट आना जरूरी था। तो जब ये एक्ट आया उससे पहले कोई सिस्टम ही नहीं था हमारे पास कि प्रॉपर्टी का कैसे होगा, किसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे, और उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो भी कम थी। तो पॉपुलेशन जब कम होती है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर्टी जनसंख्या बढ़ती गई और प्रॉपर्टी कम होती गई तो दिक्कतें ज्यादा आने लगी। तो फिर उसके हिसाब से ये एक्ट आने के बाद उसको रेगुलेट किया कि ये किस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करेंगे और किस तरह से ये सपोज कि किसी का अगर फादर अगर नहीं रहे तो प्रॉपर्टी आगे कैसे जाएगी, दादा की प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रोवाइड प्रॉपर्टी है, इन सभी चीजों को लेके कानून की जरूरत पड़ी। इसलिए ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपना का उसमें आया, में आया। जी ठीक है। सही बताइए कि बेनामी ट्रांसफर के रूल्स क्या होते हैं? देखिए, आप एक तो बहुत आगे चले गई। बेनामी से पहले एक चीज समझनी जरूरी है कि ये जो एक्ट जब आया तो एक्ट आने से पहले कि ये एक्ट आया किस पर्पज के लिए और इसमें क्या मूवेबल प्रॉपर्टी थी, रिमूवेबल प्रॉपर्टी थी, किस तरह की प्रॉपर्टी थी। और जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेके वो हमेशा एक रिमूवेबल प्रॉपर्टी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो पता ही है लोगों को कि रिमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कैसे प्रॉपर्टी आती है, उनका मतलब क्या होता है। और उस पर्पस को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोगों ने जब प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू की तो क्या हुआ कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी खरीदनी शुरू की जो बेनामी ट्रांजेक्शन होती है। जी। अब बेनामी ट्रांजेक्शन का ये तो कतई भी मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं है, करेक्ट। तो वो प्रॉपर्टी जो है बेनामी मीन्स हुआ कि उसका रियल ऑनर कोई और है। सपोज कि मैंने प्रॉपर्टी एक एक्स आदमी के नाम पे खरीदी, लेकिन एक्स आदमी के पास तो इतने रिसोर्सेज थे ही नहीं कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके। तो वो प्रॉपर्टी मैंने किसी दूसरे नाम से खरीदी। तो ऐसी प्रॉपर्टी कुछ जो है वो आपको इलीगल मानी गई है। अगर वो प्रॉपर्टी मैंने किसी ऐसे आदमी से खरीदी है जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मेरा भी नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी सिर्फ इसमें है कि आप अपनी वाइफ के नाम, बच्चे के नाम, अपना रिलेटिव के नाम, बट अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मेरा वो जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए वो बेनामी ट्रांजेक्शन वो तो लीगल है कि जहां मेरा खुद का है और मैंने अपना उस पे खरीदी है, मेरी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है।
अब जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी जगह क्या है कि स्टैंप ड्यूटी को लेके भी क्या है, बहुत सारी छूट है। जैसे क्या है कि अपना फीमेल के नाम से रजिस्ट्री करवाएंगे किसी भी लैंड की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे काफी कम उनको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। तो नॉर्मल एक हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कर देता है, तो ऑल्दो वाइफ के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो प्रॉपर्टी अपना उसने ने हस्बैंड ने खरीदी है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से, तो वो लीगल है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रस्ट को लेके है, ट्रस्ट में भी एक फिड्यूशियरी कैपेसिटी में आदमी लेता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमेशा लीगल होती है। बट हाँ, जहाँ पे आपका नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और कोई ऐसी प्रोसीड से खरीदी गई है जो इलीगल है, वो बेनामी ट्रांजेक्शन में आता है और उसका तो 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और अपना उसमें वो प्रॉपर्टी भी वो कॉन्फिस्केटेड कर देते हैं, वो जब्त कर लेते हैं प्रॉपर्टी। जी जी ठीक है। सही बताइए कि जो हिंदू विधवा कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे जो है ट्रांसफर कर सकती है पैसे की? देखो क्या कि ये तो एक ये बहुत ही जो अच्छा सवाल है कि एक जब एक विवाह होता है तो वो हिंदू, स्पेशली आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अपना घर छोड़ के जब अपने ससुराल आती है, तो ससुराल आने के बाद उसके कुछ राइट्स उसके हस्बैंड के थ्रू उस परिवार में भी हो जाते हैं जी। तो पहले तो ये काफी समय तक तो नहीं था, लेकिन बाद में इलेक्टमेंट आया शायद 55-56 में आते आते, तो फिर धीरे धीरे करके वाइफ के राइट्स भी क्रिएट होने लगे प्रॉपर्टी में। लेकिन क्या वो क्योंकि उसके लिए जो हिंदू फैमिली में जो उसका हस्बैंड होता है वो प्राइम होता है, पहले वही होता है, उसके थ्रू ही उसके विडो के जो भी राइट्स है प्रॉपर्टी में आते। तो सपोज एक हस्बैंड है, हस्बैंड की अल्टीमेटली अपना डिमाइस हो गया, तो उसके बाद जब ये बात आगे गई तो आगे जाने के बाद ये इसी तरह से ये जो क्लास 1 के लीगल हायरार्की कहते हैं उत्तराधिकार, तो उस हस्बैंड उसके पति के बेटे, उसकी माँ और उसकी पत्नी वो लीगल हायर क्लास 1 की कैटेगरी में आती है, उत्तराधिकार की पहली कैटेगरी में आती है। तो उसके थ्रू उसके जितने भी राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी में वो आ जाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि वो प्रॉपर्टी जो उसके पास आई है वो कैसे उसको क्या उसमें वो आगे शेयर कर सकती है या कैसे कर सकती है। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी उसके पास आई है तो जो कुछ पोर्शन तो उसकी मदर का, उसके बेटे का जो अगर है कोई तो उनका है, लेकिन अगर माइनर कस्टोडियन के हिस्से से आई है तो वो बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं बेच सकती है। बट हाँ, अगर वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में आती है, मेंटेनेंस के उसमें आती है, तो वो प्रॉपर्टी वो बेच सकती है। लेकिन हाँ, अगर कस्टोडियन है तो वो कोर्ट की परमिशन से बेच सकती है। लेकिन ये अब ये कानून में प्रावधान आ गया है कि हाँ, एक विधवा भी अपने पति के थ्रू उस प्रॉपर्टी में उसकी हिस्सेदारी भी वही होगी जो और लोगों की होगी। सपोज कि एक 4 भाई हैं और फादर चले गए हैं, तो फादर के प्रॉपर्टी में उसके पास उतना हिस्सा आएगा जितना और 3 भाइयों के पास है, भले उसका हस्बैंड उसमें है या नहीं है, वो सेम उसकी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो वो भी उसी में उसके हिस्से का 1/4 इंटाइटलमेंट उसकी वाइफ का होगा, उसकी विडो का होगा। जी। तो ये है। ठीक है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे सवाल लेंगे। लेकिन मर्जर का कानूनी मतलब क्या है, इस एक्ट के तहत क्या कहा जा सकता है? देखिए, मर्ज मीन्स क्या हुआ कि 2 चीजें आपस में इकट्ठे चली जाती हैं, इसको मर्जर कहते हैं। तो मर्जर बेसिकली सपोज कोई प्रॉपर्टी किसी ने रेंट लीज पे लिया, लीज के बाद उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसके जो लीज राइट है वो मर्ज हो जाएंगे और उसका वो ऑनरशिप उसके पास आ जाएगा। अगर किसी को ऐसे होता है तो दैट इज कॉल्ड मर्जर। और मर्जर के बारे में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, बट हाँ, मर्जर का जो बेसिक है ट्रांसफर प्रॉपर्टी में वही है कि उसके राइट्स को मर्ज कर देने को मर्जर उन्होंने डिफाइन किया है। सपोज कि मैंने लीज पे लिया, लीज लेने के बाद वो लीज एक्सपायर होने से पहले वो मैंने प्रॉपर्टी ओन कर दिया, तो देन मेरे राइट्स
एक लीज होल्ड राइट से कन्वर्ट होके वो अपना ऑनरशिप राइट्स पे चले गए। तो ताकि वो मेरे राइट्स को मर्ज करने के लिए चेंज करने का, मेरा स्टेटस इस प्रॉपर्टी को चेंज करने को मर्जर डिफाइन किया गया। मर्जर एक अलग ही प्रक्रिया जिसमें इस तरह से वो फिर अपना प्रॉपर सेल डीड होके, लीज डीड कैंसिल होके, सेल डीड बन के वो उसके वो ऑनरशिप राइट्स में चले जाते हैं। क्योंकि पहले अगर किसी के पास उसके लीज होल्ड के राइट है और वो बाद में उसमें वो प्रॉपर्टी उसकी ऑन कर ली है या फ्री होल्ड करने की बात होगी, तो उसके ऑनरशिप राइट को मर्जर की डेफिनेशन में हम लोग ले आते हैं एज पर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। जी सर, ये बताइए कि गिफ्ट और सेल में क्या फर्क होता है? ये नेहा जी, ये गिफ्ट, सपोज अगर मैं आपको कोई गिफ्ट करूं तो आप मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगी, करेक्ट? तो गिफ्ट का और सेल का भी डिफरेंस है। सपोज मैंने विदाउट कंसिडरेशन आपको कोई चीज दे दी, वो गिफ्ट है। और उसी चीज को अगर मैं कंसिडरेशन मतलब पैसे लेके खरीदूं तो सेल हो गई। इतना ही डिफरेंस है। उसके अलावा हाँ, इसमें गिफ्ट का ब्लड रिलेशन को गिफ्ट हो सकती है, ब्लड रिलेशन से बाहर भी गिफ्ट हो सकती है। गिफ्ट को रिवोक भी कर सकते हैं, कानून में काफी बदलाव भी है, कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। गिफ्ट में हमेशा लव एंड अफेक्शन होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसे होके आती हैं कि जहाँ पे एक गिफ्ट की डेफिनेशन एक बहुत वाइड होती है। वाइड होती है इन द सेंस कि सपोज मैंने अपने बेटे को एक अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। और गिफ्ट करने का मतलब कि उसको तो मैंने विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दी, और उसके बाद सपोज वो इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ, मेरे को वो देखभाल नहीं कर रहा है, तो अब मेरे पास क्या राइट है, मैं क्या वो गिफ्ट डेट को कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में कभी डिस्कस में आएगा तो करेंगे। लेकिन हाँ, वही जो सेल का है, सेल में एब्सोल्यूट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद उसमें एक आपने प्राइमरली कुछ परसेंट पैसे दिए, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करवाया, उसके बाद उसकी सेल डीड करवाई, और सेल डीड करवाने के बाद फिर आपका म्यूटेशन होता है ताकि वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आपके नाम पे प्रॉपर्टी अपना चेंज हो जाती है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो और दोनों में इसमें डिफरेंस भी है, सिमिलरिटी भी है। अगर गिफ्ट डीड होगी, गिफ्ट डीड के बेस पे ही आपका म्यूटेशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपके नाम आ जाएगी। और सेल डीड में, क्योंकि सेल डीड में कंसिडरेशन है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी म्यूटेशन के थ्रू आपके पास आ जाएगी। बट डिफरेंस में यही है कि गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन है और अपना सेल विद कंसिडरेशन है, वहां पैसे दिए, पैसे का आदान प्रदान होता है। जबकि गिफ्ट में अपना ये सिर्फ लव एंड अफेक्शन के बेस पे आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो। जी ठीक है। सर, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लाइसेंस का क्या कानूनी मतलब है? देखो, लाइसेंस इन द सेंस कि अगर आपको प्रॉपर्टी लीज पे दी है और पर्टिकुलर टाइम के लिए दे रखी है, तो बेसिकली जब तक आपके पास लाइसेंस है तब तक आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। जैसे ही वो आपका खत्म होगा, आपको प्रॉपर्टी वापस कर दी, उससे कोई अपना आपके ऑनरशिप राइट क्रिएट नहीं होते हैं। सिंपल सपोज कि एक प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लाइसेंस पे दे दी है फॉर 5 ईयर 10 ईयर, पर जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी का वो टाइम खत्म होगा, वो प्रॉपर्टी आपको वापस करनी पड़ेगी। वो लाइसेंस जो है वो अपना वो सेल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है और पर्टिकुलर ईयर्स के लिए है। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको आसान से शब्दों में बताऊं तो जैसे एक हम जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो लाइसेंस में पूरा देखा जाता है ना कि आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है, आपकी आई साइट सही है, वो सारी चीजें वही अपना टर्म एंड कंडीशन होती है। तो वैसे ही जो लाइसेंस में भी टर्म एंड कंडीशन होती है कि किस तरह से सपोज कि अगर लाइसेंस में टर्म एंड कंडीशन पर्टिकुलर अमाउंट को लेके अगर वो नहीं हुआ, पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं हुआ, तो वो लाइसेंस अपना रिवोक हो जाता है, वो लोग उसको कैंसिल कर देते हैं। तो लाइसेंस में ऑनरशिप नहीं होता है ताकि वो राइट इस तरह से प्रॉपर्टी को यूज करने के राइट, सपोज की लाइसेंस तो दे दिया है प्रॉपर्टी यूज करने का फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, सपोज कि वो अपना दिया है कि वो वहाँ पे शॉप खोल के चलाएगा उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन वो प्रॉपर्टी में कुछ और काम कर रहा है जो लीगली परमिसेबल नहीं है,
तो ऑब्वियसली वो लाइसेंस लास्ट में वो कैंसिल ही होगा ना, उसको रिवोक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लाइसेंस की टर्म्स के टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट है। तो लाइसेंस का ये अब छोटा सा कानून है। जी, लीज करने वाले और लीज पर लेने वालों के कानूनी हक क्या रहते हैं? देखो ये चीज क्या है कि आप सपोज कि ये वही है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे ली। जब मैंने आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे ली तो आपने मुझे कहा कि ये मेरे को हर महीने की 7 तारीख तक किराया मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो आपको, अगर ये 2 बार डिफॉल्ट कर देंगे तो आपको तीसरी बार मैं अपना ये एग्रीमेंट टर्मिनेट करके हम आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। रिमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। वो आपका राइट है कि जब सपोज अगर वो 2 महीने से किराया नहीं आया है, या उसको रेंट भी कह सकते हैं, लीज भी कह सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। वही सेम कंडीशन जो आदमी है जो वहाँ पे लीज पे ले रखी है प्रॉपर्टी, उसमें अगर ये लिखा है कि आप उसमें टाइमली वहाँ पे आओगे, चेक करोगे, सपोज की कोई हाउस टैक्स है, कोई वहाँ पे पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, इस तरह के कोई ड्यूज है जो आपको गवर्नमेंट को देने, जिसपे जो आपको देने, अगर वो नहीं करता तो वो उसमें आपके खिलाफ कर सकता है कि भैया ये आपने नहीं दिया, जिसके कारण मैं यहाँ पे मेरे को सफर हुआ। तो उससे राइट्स क्रिएट होते हैं। राइट जो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, उसी टर्म एंड कंडीशन के बेस पे अगर कोई वायलेट करता है तो दोनों पार्टी, चाहे वो लीज है, दोनों आपकी लीज लेकर दोनों आपस में एक दूसरे के राइट को इन्वोक करने के लिए अपना कोर्ट भी जा सकते हैं, और अपना आपस में बैठ के बात भी कर सकते हैं, और उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और ये सिमिलरली ये भी लिमिटेड पीरियड का है, इट्स नॉट ए लाइफ लॉन्ग, इसमें ऑनरशिप नहीं है, सिर्फ आपका सर्टेन कंडीशन के तहत आपको वो प्रॉपर्टी यूज करने को दी गई है, बस। दैट इज व्हाट देयर राइट। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस विषय से संबंधित जानकारी दी, हमारे दर्शकों को इस विषय से संबंधित जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।